द स्टोरी में हम रीड करेंगे, वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर हु वोर नॉन ऑफ द पैराफेरनेलिया दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग। अब आगे राइटर हमको ये बता रहे हैं कि वहाँ पे उनको एक कंसल्टिंग रूम मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, मीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और बहुत ज़्यादा उस रूम में ठंड रहती है। वहाँ उनको एक तिब्बतन डॉक्टर मिलते हैं और वो डॉक्टर ने किसी भी तरह का कोई भी पैराफेरनेलिया नहीं पहना रहता है। पैराफेरनेलिया क्या होता है? जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स अपने ड्रेसअप को वियर करते हैं, मतलब जिस तरीके का वो वाइट कोट या फिर अपना ग्लव्स, अपना स्टेथोस्कोप, अपना कैप, इस तरीके का जो भी चीज़ें डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो वो जो डॉक्टर रहता है तिब्बतन डॉक्टर, वो इस तरीक़े का कोई भी ड्रेस नहीं पहने रहता है, मीन्स कोई भी पैराफेरनेलिया वो वियर नहीं किए हुए रहते हैं। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुल ओवर एंड अ वुली हेड। ना तो उन्होंने कोई सफ़ेद कलर का कोट पहना हुआ होता है, इसलिए वो साधारण बाकी तिब्बतन लोगों की तरह ही दिखाई देते हैं। बस सिर्फ अपने हेड पे वो एक मोटा सा वूली हेड, मीन्स वूल का बना हुआ टोपी पहने रहते हैं। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist। और जब हमारे राइटर उस तिब्बतन डॉक्टर को अपने स्लीपलेस, मतलब जो उनको सोने के टाइम पे जो उनको परेशानी होती थी, जो उनका चेस्ट एकदम हैवी सा हो जाता था, उनको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी, ये सारी परेशानी जब वो उस तिब्बतन डॉक्टर को शेयर करते रहते हैं, उस टाइम पे जो डॉक्टर है वो राइटर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनके कलाई का जो नस रहता है उसको वो पकड़ करके चेक करते हैं। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रो सिटेन, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड। और फिर डॉक्टर फाइनली बताता है कि उनको क्या हो गया है, कोल्ड हो गया है, मीन्स सर्दी हो गई है। और किसका इफ़ेक्ट है और उनके ऊपर? अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, जो वो इतने ऊपर ऊंचाई पे हैं उसके वजह से भी उनको क्या हुआ है, कोल्ड हुआ और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। और फिर डॉक्टर बोलते हैं राइटर को कि मैं इस परेशानी के लिए तुमको कुछ दवाई देता हूँ। I asked him if he thought I had recovered enough to be able to do the Kora. Oh yes, he said you will be fine. और जैसे ही डॉक्टर राइटर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इस परेशानी के लिए कुछ तुमको देता हूँ, उसी टाइम पे राइटर जो है वो डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं इतना रिकवर कर सकता हूँ कि मैं अपना जो कोरा है, कोरा मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, परिक्रमा लगाना, माउंट कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करना, उसको कोरा कहा जाता है। तो राइटर डॉक्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरा बॉडी इतना रिकवर कर लेगा कि मैं अपना कोरा पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तो डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि हाँ बिल्कुल आप अपना कोरा कंप्लीट कर सकते हैं, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper। और उसके बाद वो उस मेडिकल कॉलेज से बाहर आते हैं और उनको एक एनवलप लिफाफा दिए रहते हैं डॉक्टर। उस लिफाफे के अंदर में क्या रहता है, 15 स्क्रूज ऑफ पेपर। स्क्रू मीन्स जो छोटी छोटी पोटली या फिर पुड़िया बनाई जाती है ना, ठीक वैसे। तो उसी तरीके से उस एनवलप के अंदर में 15 जो रहते हैं वो छोटी छोटी पुड़िया रहती है। I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away। और डॉक्टर ने राइटर को 5 दिनों की दवाई दी रहती है और वो दवाई राइटर उसी दिन से खाना चालू करने वाले रहते हैं। I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water। अब उनको ब्रेकफास्ट पैकेज मतलब सुबह के नाश्ता के बाद कुछ मेडिसिन खाना था। तो जैसे ही वो अपना ब्रेकफास्ट पैकेज ओपन करती हैं तो उस पुड़िया के अंदर में क्या रहता है, ब्राउन कलर का पाउडर रहता है और उस पाउडर को राइटर को गर्म पानी के साथ में खाना रहता है। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। और उसका टेस्ट कैसा रहता है, सिनेमन के जैसे रहता है। सिनेमन किसको बोलते हैं आपको पता होगा, जो दालचीनी होता है। तो राइटर बोलते हैं कि वो ब्राउन पाउडर का टेस्ट एकदम दालचीनी के पाउडर की तरह था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। और फिर वो बता रहे हैं कि ये तो उनका ब्रेकफास्ट टाइम का था और जो उनका लंच टाइम और बेड टाइम मतलब लंच टाइम और डिनर टाइम का जो उनका मेडिसिन था वो ठीक से वो नहीं पहचान पा रहे थे कि एक्चुअल में ये मेडिसिन किस चीज़ से बनी हुई है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, क्योंकि वो मेडिसिन कैसा था, छोटा छोटा मेडिसिन था गोल गोल शेप में, और वो पैलेट्स मीन्स गोलियाँ थी और वो गोलियाँ ब्राउन कलर की थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम। और वो किस तरीके से दिखाई दे रहा था वो मेडिसिन,
सीप के डंग के जैसा, लेकिन फिर भी राइटर ने उस मेडिसिन को लिया। That night, after my first full day's course, I slept very soundly, like a log, not a dead man. और उस रात जब उन्होंने ये सारी मेडिसिन ली, उस रात वो काफ़ी आराम से सोए थे, काफ़ी साउंडली सोए थे, मीन्स काफ़ी आराम से उनको नींद आई थी। वो एक लॉग की तरह सोए थे, एक डेड मैन की तरह नहीं सोए थे। Once he saw that I was going to leave Siten left me to return to Lasha. और उसके बाद वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लीव, और जैसे ही सीतेन ने देखा कि जो राइटर की तबीयत है वो रिकवर हो रही, ठीक हो रही है, तो सीतेन जो है राइटर को वहाँ छोड़ देते हैं और लाशा के लिए वो वापस चले जाते हैं। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. जो कि सीतेन जो था एक बुद्धिस्ट था, तो इसलिए सीतेन ने राइटर से ये भी कहा था कि अगर राइटर पास्ड हो जाए, पास्ड मीन्स अगर राइटर की डेथ भी हो जाती है तो सीतेन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि उसके मरने से सीतेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बुद्धिज़्म कल्चर को मानता है, तो उसको किसी के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सीतेन ये बात सोचता है कि उसके बिजनेस में उसको अच्छा खासा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो राइटर थे वो उसके कस्टमर थे। दार्जिन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। अब आगे जो राइटर हैं बता रहे हैं कि जो दार्जिन सिटी है, अच्छी नींद हो जाने के बाद ये सिटी उतना भी बुरा नहीं है, उतना भी भयानक नहीं है। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शियली डेरिलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। फिर आगे राइटर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये जो सिटी है दार्जिन, वो थोड़ा सा डस्टी है, धूल है, मिट्टी है वहाँ, ठीक है, थोड़ा सा डेरिलिक्ट भी है, रियून्ड है, मीन्स कुछ कुछ चीज़ें टूटी फूटी हुई भी हैं, लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे हीप ऑफ रबल्स, मतलब मिट्टी के ढेर भी बहुत सारे हैं। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज। और फिर आगे राइटर ये भी बता रहे हैं कि लेकिन जो सन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चमकता है, जो आसमान है वो ब्लू कलर में, नीले बादल हैं, नीले आसमान है, जिसमें जो सन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से शाइन कर रहा है। और वहाँ जो खुला मैदान है वो राइटर को क्या चीज़ का व्यू दिखा रहा है, साउथ की तरफ हिमालय का व्यू वो देख पा रहे हैं। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंधाता विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। और आगे वो बता रहे हैं कि साउथ की ओर ओपन प्लेन में उनको हिमालय का दृश्य देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही साथ उनको एक बड़ा सा माउंटेन जिसका नाम है गुरला मंधाता, ठीक है, ये जो माउंटेन है उसका जो समिट है, समिट मीन्स उसकी जो पीक है, उसकी जो चोटी है वो बर्फ़ से ढकी हुई है, तो ये सारे व्यूज़ भी राइटर को वहाँ से देखने के लिए मिल पा रहे हैं। द टाउन हैड अ कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविज़न एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। और आगे वो बता रहे हैं हियर रूडिमेंट्री मीन्स बेसिक सा छोटा सा जो जनरल स्टोर होता है। तो राइटर बता रहे हैं कि उस टाउन में, उस शहर में या फिर उस गांव में एक बेसिक सा जनरल स्टोर भी था, और उस जनरल स्टोर में क्या क्या चीज़ें बिका करती थी, चाइनीज़ सिगरेट बिका करता था, कुछ साबुन बिका करते थे, और बेसिक प्रोविज़न मतलब डेली लाइफ के जो भी चीज़ें होती है वो मिला करती थी। और इसके साथ साथ प्रेयर फ्लैग्स भी, जो प्रेयर के टाइम पे जो उन लोग फ्लैग लगाते थे वो झंडा भी उस दुकान में मिला करता था। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पुल द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली incongruous in the open air, while nearby woman was there long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house। और आगे राइटर ये भी बता रहे हैं कि उनके ठीक सामने जो मैन लोग होते थे वो दोपहर के समय में इकट्ठा होकर के वहाँ पे पूल गेम खेला करते थे, और जो वुमेन हुआ करती थी वो आइसी वाटर में, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ जो वहाँ पानी हुआ करता था उसमें अपने लंबे लंबे बालों को धोया करते थे। और वहाँ पे जो ब्रुक था, ब्रुक मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा झरना, ऐसा झरना जो बह रहा है, तो पतला सा छोटा सा झरना था जो वहाँ पे बह रहा था, वो ठीक राइटर के गेस्ट रूम के पास में ही आता था। Darchin felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. दार्जिन जो सिटी था वो काफ़ी रिलैक्स्ड टाइप से लग रहा था, लोग वहाँ के अनहरी होते थे, मीन जल्दबाजी में नहीं हुआ करते थे,
और वहाँ का जो ड्रॉबैक था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मीन्स काफ़ी शानदार था, लेकिन उस समय वहाँ कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे। डार्केन में कोई भी पिलग्रिम्स क्या होते हैं, जो वहाँ विज़िट करने आते हैं, जो वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। I had been told that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors, और राइटर को ये बात भी पता था कि किसी ने उनको बताया था कि जब पिलग्रिमेज सीज़न आता है, मतलब जब लोग वहाँ तीर्थ यात्रा में आते हैं, तो वो जो टाउन होता है दार्जिलिंग, वो भीड़ से बहुत ज़्यादा भर जाया रहता है। Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spiled down onto the plain. और बहुत सारे लोग वहाँ खुद अपने एकोमोडेशन के थ्रू आते हैं। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, आपका रहने का जगह, मीन्स अपने रहने के लिए खुद वो व्यवस्था करके आते हैं, अपना टेंट लेके आते हैं और ओपन प्लेन में क्या कर देते हैं, खुले मैदान में अपना टेंट लगा के लोग वहाँ पिलग्रिमेज लोग रहते हैं। I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. और राइटर को ऐसा लगता है कि वो पिलग्रिमेज सीज़न, मतलब जब लोग वहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं, उस मौसम से, उस सीज़न से पहले राइटर वहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी पिलग्रिम्स, कोई भी तीर्थयात्री नहीं है। One afternoon I sat pondering my option over a glass of tea in a Darjeeling's only cafe. दार्जिलिंग में सिर्फ एक ही कैफ़े था और वो उस कैफ़े में बैठ कर के क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तो वो कुछ पॉन्डरिंग कर रहे थे, मीन्स कुछ चीज़ वो सोच रहे थे। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूड दे वर सीवियरली लिमिटेड। कुछ देर सोचने के बाद उनका सोचने का निष्कर्ष ये निकला कि हर एक चीज़ क्या है, यहाँ पे लिमिटेड है। Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on पॉजिटिव थिंकिंग, और उनको ये बात भी पता चल गया था कि जब तक कि वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको कोई भी प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। और इन माई डिफेंस मीन्स अपने बचाव के लिए उनको ये भी पता था कि जिस तरीके से उनको स्लीपिंग को लेकर के, सोने को लेकर के जो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, तो ये उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उनको क्या करना था, कुछ इंतज़ार करना था। मीन्स उनको अब बोल सकते हैं माउंट कैलाश का कोरा करने के लिए कुछ वेट करने की ज़रूरत थी। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। जो पिलग्रिमेज जो ट्रेल था वो अच्छे तरीके से भरा हुआ होता था, लेकिन जो राइटर हैं वो अकेले कोरा नहीं करना चाहते थे। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि राइटर को किसी कंपनी की ज़रूरत थी, ताकि उनके कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो जिनके साथ मिल करके वो माउंट कैलाश का कोरा कर सकें। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो। जो कोरा का मीन्स माउंट कैलाश का परिक्रमा, मान लेते हैं कि आपका अगर माउंट कैलाश है तो इसके चारों ओर जो घूमेंगे वही आपका कोरा कहलाएगा। तो ये जो कोरा था वो क्या था, आपका सीजनल था। और सीजनल क्यों हुआ करता था, क्योंकि कई सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉकेज हो जाते थे, मीन्स बंद हो जाया करते थे। I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchin's brook. अब बर्फ़ की वजह से कई सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हो जाते थे और राइटर को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था कि वो स्नो कब हटेंगे या फिर वो स्नो हटे हैं कि नहीं, और वो रास्ता जो है वो ब्लॉकेज से हटा है कि नहीं हटा है। लेकिन जो राइटर थे उनके अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट था, वो बहुत ज़्यादा ईगर थे कि उनको जल्द से जल्द कोरा करना ही है। Since Seaton had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. अब राइटर के साथ जो सीटेन था वो भी वहाँ से चले गया था और डार्चिन में लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और राइटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते थे, इसलिए उनके बेसिक क्वेश्चन का भी सवाल उनको किसी और से नहीं मिल पाता था। Until that is I met नॉर्बू, और फाइनली राइटर एक और इंसान से मिलते हैं जिसका नाम रहता है नॉर्बू। The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove that ran down the middle. और वो उस कैफ़े का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वो कैफ़े जो था वो छोटा सा था, उसमें बहुत अंधेरा था और कैवर्नस मीन्स वो केव की तरह, जैसे एक गुफा का शेप होता है ना, ठीक उसी प्रकार से वो कैफ़े भी था। और उस कैफ़े के अंदर में बड़ा सा मेटल का स्टोव था जो कि उस कैफ़े के मिडिल को पूरा कवर करता था, मींस बीच में वो स्टोव था जो कि उस कैफ़े के मिडिल को, सेंटर पॉइंट को पूरा कवर किया करता था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रिदेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक,
of the striped variety, broad blue, red and white. ठीक है, अब जो वहाँ का दीवार था, जो वॉल्स थे, जो सीलिंग मतलब जो छत थे, वो आपस में क्या थे, रैथेड थे, मीन्स ट्विस्टेड थे, बोल सकते हैं अलग अलग कलर से मिल के बना हुआ था। वहाँ जो भी मल्टी कलर्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया था वो बहुत सारे कलर से मिल के बना हुआ था, जैसे कि ब्रॉड ब्लू कलर का, रेड कलर का, वाइट कलर का। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनियस shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe। और ये जो प्लास्टिक का बैग है वो चाइना में सबसे ज़्यादा सोल किया जाता था और इसके साथ साथ एशिया में भी और यूरोप में भी ये शॉपिंग या फिर प्लास्टिक बैग सोल्ड किए जाते थे। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। और आज के डेट में सिल्क रोड में जो चाइना से आने वाले प्लास्टिक बैग हैं वो काफ़ी सक्सेसफुली क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजे जाते हैं। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। कैफ़े जो था उसमें सिर्फ एक ही क्या था, आपका विंडो था और उस विंडो के पास में बैठ कर के जो राइटर हैं वो अपने नोटबुक के पेजेस भी देख रहे थे। I had also brought a novel with me to help pass the time। और इसके साथ साथ राइटर अपने साथ एक नॉवेल भी रखे हुए थे ताकि वो अपने टाइम को आसानी से पास आउट कर सकें। Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table। अब नॉर्बू जिनसे राइटर मिले हुए थे, नॉर्बू आते हैं और राइटर के हाथों में बुक देख करके वो क्या हो जाते हैं, एकदम क्यूरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर यहाँ राइटर बैठे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ नॉर्बू, क्या मैं यहाँ पे आपके साथ में बैठ सकता हूँ। और रिकिटी टेबल मीन्स अनस्टेबल टेबल, मतलब वो टेबल जो था वो स्थिर नहीं था। यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी। आई टोल्ड हिम आई वॉज एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। और उसके बाद नॉर्बू ने कहा कि यू इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश हैं? तो उन्होंने आंसर किया कि हाँ और फिर उन दोनों की बातचीत चालू हो गई। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wine cheater and metal rimmed spectacles of a western style। अब राइटर को ऐसा लगता है कि जो नॉर्बू था वो वहीं का रहने वाला नहीं था क्योंकि उसने विंड चीटर, ये एक जैकेट है तो जैकेट पहना हुआ था, स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, चश्मा पहना हुआ था जो कि मेटल से रिम्ड था और वो वेस्टर्न स्टाइल का था, इसलिए राइटर को लगता है कि वो वहाँ का नहीं रहने वाला था। He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature। I assumed he was on some sort of field work। जो नॉर्बू था वो एक्चुअल में रहने के लिए तिब्बतन ही था, लेकिन नॉर्बू ने राइटर को ये बताया था कि वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, जो कि कहाँ का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, यहाँ वो बीजिंग में काम किया करता था। तो राइटर को ये लगा कि वो शायद कुछ फील्ड वर्क का काम करता होगा उस इंस्टीट्यूट में। देन येस एंड नो ही सेड आई हैव कम टू डू द कोरा, माई हार्ट जम्प्ड। और उसके बाद जो नॉर्बू रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ भी और नहीं भी, और फिर वो बताता है कि मैं यहाँ कोरा करने के लिए आया हूँ। और राइटर ये सुन करके एकदम उछल जाते हैं क्योंकि राइटर को क्या चाहिए था, कोई कंपनी चाहिए था जिसके साथ मिल करके जो राइटर हैं वो अपना कोरा कंप्लीट कर सके, इसलिए राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा and its importance in a various work of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself। अब राइटर बता रहे हैं कि नॉर्बू ने राइटर को बताया था कि नॉर्बू ने कई सारे एकेडमिक पेपर्स लिखे थे कैलाश कोरा को लेकर के, मींस माउंट कैलाश में जो लोग वहाँ जाके कोरा परिक्रमा करते हैं उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर का बहुत सारा इम्पोर्टेंस भी लिखा हुआ था, लेकिन नॉर्बू ने कभी भी माउंट कैलाश में आकर के वहाँ का कोरा खुद से नहीं देखा था। यही कारण था कि नॉर्बू माउंट कैलाश में आकर के कोरा करना चाहते थे। When the time came for me to tell him what brought me to Dorking, his eyes light up. We could be a team, he said excitedly।
और उसके बाद जब राइटर ने नॉर्बू को बताया कि वो भी डार्केन में क्या करने के लिए आए हैं, कोरा करने के लिए आए हैं, तो जो नॉर्बू है वो एकदम उसकी आंखें चमक उठती हैं और फिर नॉर्बू रिप्लाई करता है कि अब हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, मतलब हम दोनों मिल करके क्या करेंगे, माउंट कैलाश का कोरा को कंप्लीट करेंगे। टू academics who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all। और दोनों के दोनों क्या थे, एकेडमिक्स थे। एकेडमिक्स मीन्स दोनों के दोनों का जो फील्ड था वो पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड था, तो दोनों के दोनों एकेडमिक्स थे और दोनों का जो सोच था वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग था और दोनों कोरा करना चाहते थे, इसलिए दोनों अब मिल करके आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage। अब राइटर आके बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब उनको पता चला कि वो फाइनली उनको एक कंपनी मिल गई है नॉर्बू, जिसके साथ मिलके वो अपना परिक्रमा कर सकते हैं, और जब उन लोग दोनों साथ में गेस्ट हाउस में भी थे तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जितना राइटर जो है वो इसके लिए एकदम ज़्यादा एक्साइटेड है उतना नॉर्बू नहीं है। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी। और अक्सर जो नॉर्बू है वो राइटर से ये कहा करते थे कि वो नॉर्बू जो है वो काफ़ी मोटा है और उसको बहुत मुश्किल होगी ये परिक्रमा पूरी करने के लिए। वेरी हाई अप ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक। और फिर नॉर्बू ने ये भी कहा कि काफ़ी ऊंचा है, मीन्स वो एक्सक्यूजेस देता था कि वो काफ़ी मोटा है, इसके लिए कितनी मुश्किलें आएंगी, ये काफ़ी ऊंचा है, और वो टायरसम टू वॉक मीन्स चल चल के वो बोर हो जाएगा, बोरिंग टू वॉक। He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan। फिर आगे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि उसने कभी भी बुद्धिस्ट का प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो सिर्फ ट्रांसपायर्ड मीन्स इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन वो एंथुसियाज्म था और वो एक्चुअल में खुद एक तिब्बतन भी था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। अब आगे राइटर ये सोच रहे हैं कि वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या इन्विसेस्ड मीन्स क्या ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया था, क्या ऐसा चीज़ सोच लिया था कि जिस किसी के साथ भी वो माउंट कैलाश का परिक्रमा करेंगे मीन्स कोरा करेंगे, तो वो चाहते थे कि उनके कंपनी में जिसके साथ वो करेंगे वो डिवोट बिलीवर हो। डिवोट बिलीवर मीन्स बहुत धर्म पे यकीन रखने वाला, थोड़ा धार्मिक टाइप का इंसान हो। लेकिन जो नॉर्बू था वो भी उनके लिए एक आइडियल कंपेनियन ही साबित हुआ। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain। और नॉर्बू ने ये सजेशन दिया कि उन लोग अपने सारे लगेज, सारे सामान को रखने के लिए एक याक ले आएंगे। याक आपको पता होगा कि एक एनिमल का नेम होता है, तो वो सोचता है मीन्स जो नॉर्बू है वो राइटर को सजेस्ट करता है कि हम एक काम करेंगे कि हम अपने सारे सामान को रखने के लिए एक याक ले आएंगे, विच आई इंटरप्रिटेड एज अ गुड साइन। दैट मीन्स राइटर को ये आइडिया अच्छा भी लगा, एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल अराउंड द माउंटेन। प्रोस्ट्रेटिंग मीन्स लाई डाउन मीन्स लेट जाना, तो नॉर्बू का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो प्रोस्ट्रेट हो जाए माउंटेन पे। Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterical laughter. It wasn't his style, and anyway his tummy was too big। अब वो बोलता है ऐसा कि नहीं, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, और उसके बाद वो हंसने लग जाता है बहुत ज़ोरों ज़ोरों से, क्योंकि वो उसका स्टाइल, उसका तरीका नहीं होता, क्योंकि जो टमी है उसका मीन्स नॉर्बू जो था वो बहुत फैट था, मोटा था, तो उसका पेट भी बाहर निकला हुआ था, इसलिए वो बोलता है कि नहीं ये मेरा तरीका नहीं है, वो किसी भी टेबल में कोलैप्स नहीं होगा मीन्स गिरेगा नहीं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये स्टोरी भी कंप्लीट होता है, एंड आई होप सो कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, एंड दी फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेक्शन का। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उस सेंटेंस के हमको रीज़न मीन्स कारण बताना है हमको। फर्स्ट सेंटेंसेस, द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड, ये जो आर्टिकल या फिर ये जो चैप्टर था उसका टाइटल सिल्क रोड था, इसका हमको रीज़न बताना है। द आर्टिकल वॉज टाइटल सिल्क रोड बिकॉज द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग through the mountain where the ancient Silk Road used to pass, connecting Tibet to China।
इस आर्टिकल का या फिर इस स्टोरी या चैप्टर का नाम सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि ऑथर जो थे मीन्स जो हमारे राइटर थे वो ट्रैवलिंग कर रहे थे माउंटेन का सिल्क रोड को पास करते हुए, जो कि तिब्बत से चाइना तक आपस में जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट इज तिब्बतन मासिप्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट्स। तिब्बतन मासिप मीन्स जो तिब्बतन के डॉग थे वो चाइना इम्पेरियल कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते। इसका रीज़न क्या होगा? तिब्बतन मासिफ वो फेरोशियस एंड वॉचफुल गार्ड डॉग्स। तिब्बतन जो मासिफ थे वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस थे और उनको एक गार्ड की तरह रखा जाता था। When the author's vehicle entered the property, they chased it down without fear। और जैसे ही राइटर लोगों का जो कार था वो उनके प्रॉपर्टी के अंदर एरिया में मीन्स उनके एरिया के अंदर आता है, तो वो जो तिब्बतन मासिफ लोग हैं उन लोग क्या करते थे, उनका पीछा किया करते थे बिना किसी डर के। As a result, they were presented to the Chinese imperial court as a form of tribute from Tibet। और इसके परिणाम के तौर पे ही चाइनीज़ इम्पेरियल कोर्ट को तिब्बत की ओर से ट्रिब्यूट दिया जाता था। मीन्स तिब्बत की ओर से इस तिब्बतन डॉग को तोहफे के तौर पे चाइनीज़ इम्पेरियल कोर्ट में दिया जाता था। नेक्स्ट इज द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट ऑफ द प्लेस। ऑथर का जो अनुभव था होर में वो एक स्टार्क टाइप का कॉन्ट्रास्ट था उस जगह में। तो इसका कारण क्या होगा? द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर कॉन्ट्रास्टेड विद ट्रैवल अकाउंट सच एज दोज ऑफ कावागुची एंड हेडन who were overcome by the beauty and serenity of the lake and cried। ऑथर का जो एक्सपीरियंस था वो कॉन्ट्रास्ट था। हॉर एक प्लेस का नेम था, हमने पढ़ा था। तो हॉर के जो उनका एक्सपीरियंस था वो अपोजिट था। किससे अपोजिट था? जो उन्होंने कावागुची और हेडन के बारे में पढ़ा था उससे ऑथर का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अपोजिट था, क्योंकि द ऑथर ऑब्जर्व्ड अ नेग्लेक्टेड होर विथ स्पार्स वेजिटेशन, अ रॉकी एंड अ डस्टी लैंडस्केप एंड इज कार्डेड वेस्ट इन द सराउंडिंग एरिया। क्योंकि कावागुची और हिडन का जो उन्होंने एक्सपीरियंस पढ़ा था उसमें बहुत ब्यूटी था, होर में बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी, लेकिन जब ऑथर ने खुद होर पे गए तो उनका एक्सपीरियंस जो था इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट हो गया। होर में कोई भी प्रकार का वेजिटेशन मीन्स कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट था, सारे तरफ वेस्ट चीज़ें ही थी। तो इस तरीके से ऑथर का जो एक्सपीरियंस था वो अपोजिट था। नेक्स्ट इज द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ डार्किन। ऑथर जो थे वो डार्चिन से डिसअपॉइंट मीन्स निराश हो गए। एंड द रीज़न इज व्हेन दे अराइव्ड इन डार्चिन द ऑथर कुडंट स्लीप ड्यू टू अ कोल्ड, सो ही सॉट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ तिब्बतन डॉक्टर। जब ऑथर डार्चिन में पहुँचे तो वो ठीक से सर्दी की वजह से सो नहीं पा रहे थे, इसलिए ऑथर ने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया। When he looked around the next day, he noticed there were no pilgrims, which was a major disadvantage for his future journey। और अगली सुबह, ठीक है, अगले दिन जब ऑथर ने देखा कि डार्चिन में एक्चुअल में भी कोई पिलग्रिमेज नहीं है, तो ऑथर जो थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। और उनके लिए ये अपने आने वाले जर्नी के लिए, मतलब जो वो कोरा करना चाहते थे, इसके लिए उनके लिए क्या था, ये एक मुसीबत था। And the next point is the author thought that his positive thinking strategy worked well after all। और ऑथर ये सोचा करते थे कि अगर वो कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे मीन्स पॉजिटिव सोचा करेंगे तो उनका काम अच्छे से बनेगा। एंड द आंसर इज when the author discovered no pilgrims in Darchin, he began to doubt his positive thinking। जब ऑथर को डार्चिन में कोई भी पिलग्रिमेज मीन तीर्थयात्री नहीं मिलते हैं तो ऑथर सोचते हैं कि अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूँगा। But by chance he ran into Norbu who had also come to do कोरा। लेकिन बाई चांस वो एक मैन से मिलते हैं जिसका नाम रहता है नॉर्बू, और नॉर्बू भी वहाँ कोरा करने के लिए आया रहता है। ही वॉज अ प्रोफेसर इन बीजिंग। नॉर्बू जो है वो बीजिंग में एक प्रोफेसर रहता है। When he suggested that they both form a team, the author realized that his positive thinking had paid off after all। और जैसे ही नॉर्बू ने कहा कि हम दोनों मिलकर एक टीम के जैसे की तरह क्या कर लेंगे, कोरा कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑथर जो है उनको लगा कि आफ्टर ऑल उनका पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो काम आया। अब नेक्स्ट हम ब्रीफली कमेंट ऑन सेक्शन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। ऑथर का जो माउंट कैलाश तक का सफ़र था उसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य उसका क्या था। एंड द आंसर इज द ऑथर्स ट्रिप टू माउंट कैलाश वॉज पार्ट ऑफ ए सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ऑथर का जो माउंट कैलाश तक का जो उनका सफ़र था वो क्या था, अपने आप में सुधार के लिए था।
The author wanted to boost his positive thinking, so he went on a pilgrimage called the Quora. ऑथर अपने अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को, सकारात्मक सोच को क्या करना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या कर लेंगे, कोरा कर लेंगे। नेक्स्ट इज द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिलिंग। ऑथर का जो शारीरिक स्थिति दार्जिलिंग में कैसा था। एट दार्जिलिंग वन ऑफ द ऑथर्स नॉस्ट्रिल बिकेम ब्लॉक। दार्जिलिंग में ऑथर का एक तरफ का जो नॉस्ट्रिल था वो बंद हो गया था। When he tried to sleep, he got up because his chest felt uneasy, though it was fine on once he sat up. और जैसे ही वो दार्जिलिंग में सोने की कोशिश करते थे तो उनका चेस्ट, उनका सीना एकदम भारी सा हो जाता था, उनको अनईजी टाइप का महसूस होता था और वो ठीक से सो नहीं पाते थे, इसलिए वो उठ करके बैठ जाया करते थे। When he discovered he couldn't lie down, he tried sleeping by leaning against a wall, but he became afraid of falling asleep due to his breathing problem. He felt better after taking the medication. और जो ऑथर हैं वो ये चीज़ समझ गए थे कि जब वो सो रहे हैं या लेट रहे हैं तो उनका चेस्ट हैवी हो जा रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और इसलिए वो उठ करके बैठ जाते थे। वॉल के सहारे उन्होंने कोशिश की और उनको समझ में आ गया कि लेट रहे हैं तो उनको ब्रीदिंग में मीन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ही फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन, और मेडिसिन लेने के बाद उनको थोड़ा राहत भी महसूस हुआ था। नेक्स्ट इज द ऑथर्स मीटिंग विथ नॉर्बू। ऑथर का नॉर्बू से मीटिंग, एंड द आंसर इज नॉर्बू एंड द ऑथर मेड बाय चांस इन दार्जिलिंग कैफ़े। दार्जिलिंग के कैफ़े में ऑथर और नॉर्बू जो थे वो बाय मिस्टेक या फिर बाय चांस मिले थे। व्हेन नॉर्बू नोटिस द ऑथर रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल, ही स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन एंड देन सून रियलाइज दे वर बोथ हेडेड फॉर कोरबा नॉट इट्स कोरा। दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ ग्रुप। जब नॉर्बू ने कैफ़े में देखा कि ऑथर जो है वो एक इंग्लिश का नॉवेल पढ़ रहे हैं तो नॉर्बू ने ऑथर से बात करना स्टार्ट किया। दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों को ये पता चला कि एक दूसरे लोग कोरा करना चाहते हैं और फाइनली वो एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना एक दूसरे का टीम बना लेते हैं ताकि वो साथ में कोरा कर पाए। नेक्स्ट इज सीतेन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सफ़र के दौरान राइटर का सीतेन ने जो सपोर्ट किया था। सीतेन ड्रोव द ऑथर फ्रॉम रावू टू दार्जिलिंग इन हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल। सीतेन ने ऑथर को रावू से लेकर के दार्जिलिंग तक अपने 4-wheel वाले कार पे या फिर गाड़ी पे छोड़ा था। ही मैनूवर्ड हिज वे थ्रू द स्नोवी टेरेन, और कई सारे मोड़ थे, मैनूवर्ड थे मीन्स बहुत सारे अनेक मोड़ थे वहाँ पे, और उन सभी उबड़ खाबड़ रास्ते को क्रॉस करते हुए भी सीतेन ने क्या किया था, ऑथर को दार्जिलिंग तक छोड़ा था। व्हेन द ऑथर बिकेम इल ही ऑल्सो टुक हिम टू द दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज। और जब ऑथर बीमार भी हो गए थे तब भी नॉर्बू ने उनको क्या किया था, मेडिकल कॉलेज तक छोड़ा था। थ्रू आउट सीतेन वॉज अ डिपेंडेबल एंड अप्रोचेबल कंपेनियन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सीतेन था वो डिपेंडेबल और अप्रोचेबल कंपेनियन, एक अच्छा और साथ देने वाला साथी था। नेक्स्ट इज as a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. जिस तरीके से हमने ये सेंटेंस चैप्टर में पढ़ा था कि सीतेन ने राइटर से कहा था कि वो एक बुद्धिस्ट कल्चर को मानने वाला है, इसलिए उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर राइटर की डेथ भी हो जाती है, लेकिन अगर उनकी डेथ होती है तो वो सीतेन के बिजनेस के लिए नुकसानदेह होगा। तो एंड द आंसर इज सीतेन वॉज अ डिवोट बुद्धिस्ट हु बिलीव दैट डेथ वॉज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सीतेन जो था वो एक बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत ज़्यादा मानने वाला था और उसको ये बात भी पता था कि मृत्यु जो है वो दुनिया में, मृत्यु अगर लोगों की होती है तो वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। कैलाश इज़ अ हॉली प्लेस, गोइंग देयर वुड बी बेटर फॉर हिम बिकॉज इट वुड ट्रांसपोर्ट हिम टू हेवन। कैलाश, माउंट कैलाश जो है वो एक धार्मिक जगह है और सीतेन को ये बात पता थी कि ये बेहतर होगा कि जो राइटर है वो माउंट कैलाश पर जाए, क्योंकि माउंट कैलाश पे वो जाएंगे तभी जाके उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देन इफ़ द ऑथर डाइड देयर इट वुड बी बैड फॉर हिज बिजनेस बिकॉज हिज क्रेडिबिलिटी इन लुकिंग आफ्टर द टूरिस्ट वुड बी jeopardized एंड ही माइट नॉट गेट एनी कस्टमर्स लेटर। और जो सीतेन था उनके बिजनेस में कैसे नुकसान होता अगर ऑथर मर जाते तो, क्योंकि जो ऑथर थे हमारे या फिर हम कहें राइटर जो थे, इसके बाद वो सीतेन के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं ला पाते और वो खुद उनके एक कस्टमर थे, तो इस तरीके से उनके बिजनेस में नुकसान हो जाता। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन। इसमें हमको क्या बोला गया है, डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4। आप लोगों को 4 लोगों को ग्रुप बनाना है और जो भी आपको टॉपिक गिवन है उस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। एंड द टॉपिक फर्स्ट इज द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फोक।
हिल फोक का एकदम ज़्यादा सेंसिटिव बिहेवियर होना। एंड द आंसर इज़ हिली एरियाज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन एरियाज़। जो हिली एरियाज़ होते हैं मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो बोल सकते हैं नॉर्मल एरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। एंड दैट्स वाई द पीपल आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट इन दोज एरियाज़। और यही कारण है कि वहाँ रहने वाले हिली एरिया में रहने वाले लोग भी नॉर्मल एरिया में रहने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। द लाइफ ऑफ सिटी इज़ वेरी कम्फर्टेबल बट इन दोज एरियाज़ दे लीव वेरी हार्ड लाइफ। शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी काफ़ी कंफर्टेबल टाइप की होती है, लेकिन जो लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं उनका जो लाइफ होता है वो काफ़ी कठिन होता है। इन हिली एरियाज़ द हिल फोक्स आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी मच हॉस्पिटेबल एंड टेक केयर ऑफ विजिटर फ्रॉम आउटसाइड। हिली एरिया में जो हिली फोक्स लोग रहते हैं काफ़ी सेंसिटिव टाइप के होते हैं, बहुत साधारण से और स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के लोग होते हैं। उन लोग वहाँ आने वाले दूसरे यात्रियों का बहुत क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और इस तरीके से उनका नेचर इसमें हमको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रीजन्स वाई पीपल विलिंगली अंडरगो द ट्रैवल्स ऑफ डिफ़िकल्ट जर्नी। कारण क्या है कि लोग डिफ़िकल्ट जर्नी पे जाते हैं। एंड द आंसर इज़ द पीपल विलिंगली अंडरगो द ट्रैवल्स ऑफ डिफ़िकल्ट जर्नी बिकॉज दे लिव इन द लैप ऑफ नेचर, दे लिव हार्ड लाइफ देयर। इसका कारण ये है कि उन लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं। जिस तरीके से अभी हम एकदम कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जब उन लोग ट्रैवल्स पे जाते हैं तो उन लोग प्रकृति की गोद में खुद को पाते हैं। दे आर एक्यूस्टोम्ड टू लिव इन द नेचुरल एटमॉस्फेयर वॉट एवर दे मीट इन दैम। और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं ट्रैवल्स पे तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारा वातावरण जो है वो कैसा है, प्राकृतिक है, और वहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं है। To earn the money is their religion, and for this reason they need to go difficult journey. According to author, people undertake such journey because of the spirit of adventure, education and religion. और author के according जो लोग हैं वो अलग अलग जर्नी अपने सफ़र पे क्यों जाते हैं, ताकि वो एडवेंचर, एजुकेशन और रिलीजन जो है उसको ग्रहण कर सकें। People visit religious, adventurous and educational places like Mount Kailash and Ajanta Ellora. कई लोग जो हैं वो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, कई लोग जो होते हैं वो एडवेंचरस प्लेसेस पे जाते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो एजुकेशनल प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे कि नाम हमको दिया गया है माउंट कैलाश और अजंता एलोरा का। नेक्स्ट इज़ द अकाउंट ऑफ एक्जॉटिक प्लेसेस इन लीजेंड्स एंड द रियलिटी। एक्जॉटिक प्लेस जो कि लीजेंड और रियलिटी का। एंड द आंसर इज देयर आर सो मैनी अकाउंट्स ऑफ एक्जॉटिक प्लेसेस इन लीजेंड्स एंड द रियलिटी. Various eye-catching areas like Mansarovar, Kailash occupy prominent places in legends. There are many accounts written about this beautiful. Their beauty is only because of the natural, pure and pollution-free atmosphere. बहुत सारी जगहें हैं जो कि legends या फिर reality में हैं, जैसे कि हमको दिया गया है मानसरोवर के बारे में, माउंट कैलाश के बारे में, और there are many accounts written about this beautiful, और इनके बारे में, मानसरोवर के बारे में, माउंट कैलाश के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स, अकाउंट्स वगैरह भी उसकी ब्यूटीफुलनेस, उसकी खूबसूरती के लिए लिखी भी गई है। देयर ब्यूटी इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द नेचुरल, प्योर एंड पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। और उनकी खूबसूरती सिर्फ किसके लिए है, तो वहाँ प्राकृतिक रूप से जो भी वहाँ का वातावरण है, जो शुद्धता है, और वहाँ जो प्रदूषण रहित है, मीन्स पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, उसके वजह से ही मानसरोवर और माउंट कैलाश काफ़ी खूबसूरत है। Next is thinking about language का. Notice the kind of English Shiten uses while talking to the author. How do you think he picked it up? Shiten ने ऑथर से बात करते समय काफ़ी इंग्लिश का यूज़ किया था, और उसमें से कुछ को आपको लिखना है, जैसे कि Shiten English must have been picked up through his travels and interaction with the pilgrims he met. Shiten जो है वो इंग्लिश में मोस्टली कब बोला करता था, जब वो ट्रैवल्स पे होता था या फिर किसी यात्रियों से मिल करके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू द फॉलोइंग अटरेंसेस इंडिकेट। जो नीचे में कुछ अटरेंसेस या फिर सेंटेंसेस गिवन है वो क्या संकेत देते हैं। आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल, इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सिटेन। एंड द आंसर इज द प्रीसीडिंग अटरेंसेस डेमोन्स्ट्रेट द अब्सेंस ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज। ये जो दोनों सेंटेंस हमको गिवन है उसमें क्या चीज़ की कमी है, कॉमन लैंग्वेज की, साधारण सी भाषा की कमी है।
The author was unable to communicate in the local language and could only communicate in English. ऑथर जो थे हमारे राइटर, उनको वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता था, उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आता था. एज अ रिजल्ट डैनियल वॉज द ट्रांसलेटर एंड सीतेन वॉज द वन हु ट्रांसलेटेड द डॉक्टर्स वर्ड्स फॉर द ऑथर. और हमको ये पता चला कि जो डैनियल था वो ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा था, और जो सीतेन था वो क्या करता था, ऑथर की बातों को डॉक्टर तक और डॉक्टर की बातों को ऑथर तक पहुँचाया करता था. गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. हमको जो वर्ड्स गिवन है उसके मीनिंग लिखनी है. दिस आर ऑफ इन विच लैंग्वेज आर दिस वर्ड्स फाउंड. ये सारे लैंग्वेज कौन से वर्ड के हैं, तो ये सारे लैंग्वेज जो हैं वो आपके तिब्बतन वर्ड के हैं. ठीक है, जैसे कि कोरा, ड्रोग्बा या फिर यांग. तो कोरा आपको पता ही है कि हमने पढ़ा हुआ है, परिक्रमा और सेफर्ड. ओके, वर्किंग विथ वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द नरेटिव हैज़ मेनी फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द सीनिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन साइड लाइक. इस चैप्टर में हमको बहुत सारे सीनिक ब्यूटी मीन्स प्रकृति से जुड़ी हुई कई खूबसूरती के बारे में हमको बताया गया है, और पहाड़ी क्षेत्र का भी और भी खूबसूरती के बारे में भी बताया गया है. जैसे कि अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, स्कैन द टेक्स्ट टू लोकेट अदर सच पिक्चर्स फ्रेजेस. जैसे कि हमको ये सेंटेंस हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में चैप्टर में पढ़ा था, फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई. एक काफ़ी खूबसूरत नीले आसमान में एक सुंदर सा आधा चांद क्या कर रहा है, तैर रहा है. इस तरीके से इसमें हमको क्या शो हो रहा है, नेचुरल ब्यूटी शो हो रहा है. इसी तरीके से हमको कुछ और सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आपको नेचुरल ब्यूटी बताया गया है. एंड द आंसर इज एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लीव्स, plums of dust billowed into the crisp clean air, distant mountain tops with a rose tinted blur, snow capped mountain gathering on horizon. तो ये सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं. इसमें हमको किसके बारे में बताया गया है, clouds like long fixed lobes, it's not leaves, it's actual lobes. ठीक है, उसके बारे में हमको, उसके बाद हमको प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्ट क्लीन एयर. क्लीन एयर के बारे में ये भी नेचुरल है आपका. माउंटेन ये भी नेचुरल है आपका. स्नो कैप्ड माउंटेन ये भी आपका नेचुरल है. तो इस तरीके से इसमें हमको नेचुरल ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग फ्रेजेस. ये जो सेंटेंसेज हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, इसमें एडजेक्टिव को किस तरीके से यूज़ किया गया है. एंड द आंसर इज शैगी हेयर मीन्स लार्ज एंड अनटाइडी हेयर. शैगी का मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ा और उलझा हुआ बाल. ब्रैकिस मीन्स सोल्टीज. ब्रैकिस का मतलब क्या है यहाँ पे, नमकीन पानी. रिकटी हियर मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग और वेल मेड. रिकटी मीन्स जो बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो या फिर सही तरीके से ना बना हो. हेयर पिन मीन्स हियर मीन्स वेरी नैरो एंड शार्प. हेयर पिन हियर मीन्स बहुत ही नैरो या फिर शार्प पिन या फिर शार्प एरिया, सॉरी. रूडिमेंट्री हियर मीन्स एलिमेंट्री, और रूडिमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्री या फिर बेसिक. Next is noticing form. The account has only a few passive voice sentence. Locate them. In what way does the use of active voice contribute to the style of the narrative? इस स्टोरी में बहुत ही कम पासिव वॉइस का यूज़ हुआ है, उसको हमको लोकेट करना है. एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में पढ़ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस क्या होता है, और हमको उस सेंटेंसेस को इसमें मेंशन करना है. जैसे कि इट वॉज मार्क्ड बाय लार्ज कैन ऑफ रॉक फेस्टून विथ वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रग्ड प्रेयर फ्लैग्स. एक सेंटेंस ये है आपका, द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिस लेक. एक सेंटेंस ये है, आई वॉज सर्व्ड बाय अ चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, वन ऑफ माई नोस्ट्रिल वॉज ब्लॉक, द पिलग्रिम्स ट्रेल वॉज वेल ट्रूडन. ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ. ये सारे सेंटेंसेस हैं जो हमको इस आंसर में मेंशन करना था, तो आपको बस इसमें सेंटेंस लिखना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नोटिस दिस कंस्ट्रक्शन. सीतेन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड. राइट 5 सेंटेंसेस विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर. जैसे कि आपको एक सेंटेंस गिवन है, सीतेन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड. मीन्स सीतेन जो था वो बहुत ईगियर था, मीन्स जल्दबाजी थी उसको उस चीज़ को करने की. इसी तरीके से आपको 5 सेंटेंस इसी चैप्टर से और लिखने हैं. आई वॉन्ट दिस वर्क डन, he conspired to have them killed, she was impatient to have them punished, the principal wanted the staff to have the course finished within time, the mob wanted to have the thief hanged to death. तो देख सकते हैं ये जो 5 सेंटेंस है, इसमें भी क्या बताया गया है कि वो जो वर्क है वो करने में बहुत ही ईगर है, मीन्स जल्द करना चाहता है. जैसे कि आई वॉन्ट दिस वर्क डन, मैं ये काम पूरा करना चाहता हूँ या फिर मैं ये काम पूरा करना चाहती हूँ. he conspired to have them killed, वो उसको मारने की उसको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है.
सी वॉज इम्पेशेंट टू हैव दैम पनिश, वो उसको सज़ा देने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। द प्रिंसिपल वॉन्ट्स द स्टाफ टू हैव द कोर्स फिनिश्ड विद इन टाइम, प्रिंसिपल ने स्टाफ से कहा कि तुम अपने टाइम पे ही अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। एंड देन लास्ट द मूव वॉन्टेड टू हैव द थीफ हैंग टू डेथ। जो ग्रुप के लोग थे, जो मोब के लोग थे, मीन्स उन लोग बहुत बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे इस बात के लिए कि उन लोग क्या कर सकते, चोर को फांसी में लटका सके। तो ये जो सेंटेंस है इस तरीके से आप खुद से लिख सकते हैं जिसमें किसी भी काम को जल्दी होने का हमको पता चले। सो इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली स्टूडेंट्स हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है एंड आई होप सो कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक यू।